नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला पर। और आज इस सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज के बारे में, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और ज्योग्राफी विषय का ये पहला टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल, जैसे जैसे हम आपकी कक्षाओं में चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे ही ये एमसीक्यूज आपको मिलते जाएंगे आपके चैनल पर। ठीक है, अगर आप नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे विषय जैसे संविधान, जैसे आगे चल कर के इतिहास, ये सब आपको वहाँ पर उपलब्ध होते रहेंगे, क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आपके लिए बहुत काम का चैनल साबित होगा। चलिए आज बात करते हैं पहली क्लास में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक्स में। अगर हम लोग बात करें तो जो भौतिक डिवीजन है भारत का, ठीक है ना, जो भौतिक वितरण है, हम उस पर बात करेंगे कि भारत का पूरा विस्तार कैसे है और कौन सा आइलैंड होता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर 1 है, 25 क्वेश्चन आज हैं। मतलब कि ऐसे ही हर संडे या जब जब हमें समय मिलेगा वैसे आपको ये 25-50 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहेगी। कैसी सीरीज लगी ये जरूर बताइएगा क्लास करने के बाद। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले, क्योंकि आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको पॉज कर लेना है और उसके बाद आपको आंसर लगा लेना है खुद, और फिर एक्सप्लेनेशन देखना है। मतलब कि 10 सेकेंड में आप इसे पॉज करके अपना आंसर लगा ले, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो निम्नलिखित में से किसे अलग करता है, किसे पृथक करता है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत का पूरा भौगोलिक डिवीजन है, आप उसको जब सॉल्व करते हैं तो अगर मान लीजिए ये आपका भारत का मेन क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार के क्षेत्र दिखते हैं, और जहाँ पर आपको ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप दिखते हैं। अगर हम लोग इधर इस एरिया में देखें तो हम लोग को लक्षद्वीप का एरिया दिखता है। इन दोनों में यह अंतर होता है कि ये जो है प्रवाल निर्मित द्वीप होते हैं, प्रवाल से बने हुए द्वीप होते हैं, और ये जो है वो ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप हैं। तो ये चीज़ें आपने बेसिक में पढ़ रखी होंगी। तो बहुत सारे छोटे छोटे चैनल, 8 डिग्री चैनल बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 6 डिग्री चैनल, ठीक है। ऐसे कुछ चैनल्स हैं ज्योग्राफी में जो आपको याद रखने चाहिए, ज़रूरी हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा चैनल किसे अलग करता है। ठीक है, तो आइए इसको एक्सप्लेन करके हम समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे जो है आप आगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आपको क्वेश्चन पता है और ये रहा आपका सॉल्यूशन में जो आपका मदद करने वाला है। ठीक है, अभी आप याद रखेंगे ये है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, आप चाहें तो अगर आपको ये, अगर ये पहले से आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कॉपी में एक कॉपी बनाइए और वहां पर ये नोट करिए कि 8 डिग्री चैनल किन दो चीजों को अलग कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऊपर जो है वो लक्षद्वीप का मिनिकॉय, ठीक है, आइलैंड दिख रहा है, और नीचे जो है वो मालदीव दिख रहा है। तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है कौन सा, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से या मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक डंकन पास कई बार पूछा गया है, डुंकन पास या डंकन पास के रूप में। तो जब हम अंडमान निकोबार में आते हैं तो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है कौन सा, डंकन पास। ऐसे ही अगर हम देख लें कि ये अंडमान पूरा है और ये पूरा निकोबार है, तो बीच में जो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को पूरे निकोबार से अलग करता है। तो ये सब कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, तो वैसे ही ये 8 डिग्री चैनल आप देख रहे होंगे। 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग कर रहा है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम लोग 9 डिग्री चैनल को देखें तो आप देखते हैं कि लक्षद्वीप, मतलब ये कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, आप इसे लक्षद्वीप रख सकते हैं। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के बारे में आपने देखा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मिनिकॉय और मालदीव से संबंधित था। मतलब कि ये क्वेश्चन था कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है, तो भारत श्रीलंका को बिल्कुल भी नहीं। श्रीलंका के बीच में कौन सा पास है, आप बताइए। भारत को श्रीलंका से अलग करने के लिए कौन सा स्ट्रेट है, कौन सी जल संधि है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है।
लक्षद्वीप को मालदीव से, ये हमारा उत्तर है। अंडमान अंडमान को निकोबार द्वीप से तो कौन सा डिग्री चैनल अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को, ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को आप देखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। और उसके बाद इंडोनेशिया बीच में, इसे आप लोग ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल याद रखेंगे और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। उत्तर भी मिला। आप इसका जवाब जरूर बताइए, कौन सी जल संधि है वो जो है आपको श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है और वो अलग करती है। आप वहीं पर एक वो भी बताएंगे हमें कि कौन सा एक वो बना ब्रिज बन रखा है, ठीक है ना, कौन सा एक ब्रिज है जहां पर धनुषकोडी है। तो धनुषकोडी और कौन सा ब्रिज है और कौन सी जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, आप इसे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और ये रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। आपको जैसे मैंने कहा है आप इसे रोक भी सकते हैं, अदरवाइज आंसर दे दीजिए, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की सीमा जो है वो अन्य राज्य की अधिकतम संख्या के साथ साझी है? मतलब कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4 राज्य दे रखा है, कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को कवर करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये कोई राज्य है तो उससे उसका बॉर्डर कितने राज्य बनाते हैं, तो जिसका सबसे अधिक राज्य बॉर्डर बनाता है वही जो है वो आपका यहाँ पे उत्तर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैपिंग आप मन में बिठा के रखे हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में सोचिए, मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में और आंध्र प्रदेश के बारे में। कई बार होता क्या है कि हम ज्योग्राफी पढ़ते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वो जैसे पूछा जाता है कि उसकी स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, ठीक है, जलीय सीमा के बारे में याद रखिएगा, कौन सा राज्य मैक्सिमम राज्यों से घिरा हुआ है, कौन सा ऐसा राज्य है जो विदेशी सीमा से सर्वाधिक क्या कहते हैं सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सा विदेशी देश है, कौन सा दूसरा देश है जो भारत से सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये सब कुछ फैक्ट है, ठीक है। क्या क्या बताओगे आप? पहली बात मुझे आप बताइए, कमेंट बॉक्स में क्या क्या बताएंगे। पहली बात आप मुझे बताइए, ये तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ही, कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। दूसरा बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत के सर्वाधिक राज्य सीमा साझा करते हैं, भारत के सर्वाधिक राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप तीसरी बात बताएंगे कि कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। मैप को जरूर ऑब्जर्व करना चालू करिए, मैप को देखना चालू करिए, ठीक है। और यहीं पर आप मुझे एक प्रश्न और बता दीजिएगा, सिक्किम एक राज्य आपको दिख रहा होगा, आपको मुझे यह बताना है कि सिक्किम राज्य के साथ कौन कौन से दूसरे देश सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आप इन्हें मैप में देखिए, आंसर करिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फैक्ट को जरूर याद करके आगे बढ़िए। आप क्वेश्चंस पे केवल काम मत करिए, हम जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं ना उसको भी नोट करते चलिए, ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा, ये समझ लीजिए। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, क्या है, चारों राज्यों के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि पूरी कहानी क्या है। ये थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं आपके लिए, आप खुद भी मैप प्रयोग कर सकते हैं, साथ में मैप लेके बैठेंगे अगर ज्योग्राफी की क्लास में तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन चलिए ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि 4 राज्य हैं, नंबर 1 मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश के बारे में जब ध्यान से देखते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ एक राज्य ये हो गया, दूसरा राज्य ये हो गया, तीसरा राज्य ये हो गया, सॉरी झारखंड नहीं है, हाँ, चौथा राज्य ये हो गया और 5वां राज्य ये हो गया। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, मतलब कि दूसरे राज्यों के साथ? आप कहेंगे ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो बच्चे आप छत्तीसगढ़ में देखिए, ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐसा आकृति याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक राज्य इसका ये हो जाता है,
छत्तीसगढ़ के लिए एक राज्य आपका ये हो जाता है, दूसरा आपका झारखंड हो जाता है, तीसरा आपका उड़ीसा हो जाता है, चौथा आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, पांचवा आपका तेलंगाना हो जाता है, छठा आपका महाराष्ट्र हो जाता है और सातवां आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ जो है वो कितने राज्यों से सीमा बना रहा है? 7 राज्यों से, जबकि मध्य प्रदेश अभी हमने देखा था कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो हम लोग अपने जानकारी के लिए इसको भी नोट कर लेते हैं कि ये जो है वो 7 स्टेट के साथ सीमा बनाता है। अब हम पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को देखेंगे। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तो सबसे आते हैं पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल के बारे में अगर हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल ये है, ठीक है। इसके साथ एक राज्य आपका ये सिक्किम हो जाता है, एक राज्य आपका सिक्किम हो जाता है, दूसरा आपका बिहार हो जाता है, तीसरा आप देखें तो असम है, और चौथा आप देखें तो ये झारखंड है, और पांचवा देखें तो आप ओडिशा है। तो बिहार के साथ कितने राज्यों की सीमा बन रही है? केवल 5 राज्य की बन रही है, ठीक है। ये तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक जो है बांग्लादेश, एक इधर नेपाल, ठीक है, उधर भूटान देखा जाए तो 5 राज्य ही हैं किसके लिए? पश्चिम बंगाल के लिए। मतलब मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल बराबर है, तो यहाँ पर भी 5 राज्यों की सीमा रख दी गई। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करना है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश को भी देखिए। देखिए, मैं आपको विकल्प में उत्तर तुरंत बता सकता था, लेकिन उत्तर बताने का कोई बेनिफिट नहीं होता। उत्तर बताने से क्या हो जाता कि आप मैप को ऑब्जर्व नहीं करते, इसी बहाने आप मैप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और एक कुछ फैक्ट याद हो जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश है 5 के साथ, छत्तीसगढ़ है जो 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब सर अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि एक राज्य आपका उड़ीसा है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, तीसरा आपका तेलंगाना है, चौथा आपका कर्नाटका है, पांचवा आप देखेंगे तमिलनाडु है। इसका मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और एक राज्य ऐसा है जो 7 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। और ये मैक्सिमम राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य हुआ, और आपका जो विकल्प है वो भी अधिकतम संख्या में कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी बात आप आसानी से समझ गए होंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं बनेगी, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और अगले क्वेश्चन में चले तो ये एक आपके पास प्रश्न होता है, ठीक है। इसे आप पहले सॉल्व करिएगा, और जब आप इसे सॉल्व कर चुकेंगे तो फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? अरे अभी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था पता करने के लिए, अगर आप में से कुछ भी लोग ऐसे हैं जो पढ़े हों तो अभी तुरंत का तुरंत उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। अच्छे बच्चों की तरह देखें तो यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल, यहाँ भी पश्चिम बंगाल, यहाँ भी पश्चिम बंगाल, यहाँ भी पश्चिम बंगाल, मतलब ये तो श्योर हो जाता है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा मैप को देखते हैं, और देखना किस राज्य को है? सिक्किम को है। तब आप उत्तर लगा चुके होंगे, ए, बी, सी या डी आपका क्या जवाब होगा? आप जवाब दे भी दिया करिए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ आप गलत हो जाने पर उसे जरूर जाकर के देखा करिए कि हमने क्या गलती करी हुई। ऑब्जर्व करते हैं, मैप को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अगर मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड आप यहां पर देखिए, ये है आपका सिक्किम राज्य, और सिक्किम राज्य के साथ कौन कौन सा दूसरा देश? तो हमने कहा भाई सिक्किम के साथ नंबर 1 चाइना, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 भूटान, और अगर इधर देखें तो पश्चिम बंगाल। प्लीज ध्यान रखना, ये असम जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा तो साझा करता है। ये यहीं पर एक रिवर है, संकोस रिवर। पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम बंगाल और असम की सीमा बनाती है? संकोस रिवर, आप याद रखिएगा। तो सर पश्चिम बंगाल जो है वो असम के साथ तो साझा करता है, लेकिन ये असम जो है वो यहां सिक्किम नहीं जा रहा है। अगर केवल इतनी भी बात आपको क्लियर है तो जरा सा देखिए, आसानी से उत्तर होगा। असम बिल्कुल गलत जवाब होगा, असम गलत है, असम गलत है और असम गलत है। आपको उत्तर फटाफट मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। मैप जितना बढ़िया ऑब्जर्व करेंगे उतना बढ़िया ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी लगेगी,
और आपको ये समझ में भी आएगा कि हाँ ठीक है, ऐसे चीज़ों को सॉल्व करना है। रटने पर ज़्यादा काम ना करिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो बेहतर होगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए, आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। शुरुआत में ही बताया है कि सपोज आपका ये भारत का एरिया होता है, तो यहाँ पर जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप वाले जो हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रवाल से बने हुए हैं। अंडमान निकोबार वाले जो द्वीप हैं, ये ज्वालामुखी निर्मित हैं। तो आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका बे ऑफ बंगाल होता है, और ये आपके अरब सागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर या इंडियन ओशियन हम इसे कहते हैं। तो ये तो आसान सा प्रश्न था। अगर आपका गलत हुआ है तो जरूर सोचने पर मतलब ये सोचना पड़ेगा आपको कि आपने इतने आसान क्वेश्चन क्यों गलत किए। ये लक्षद्वीप का ही एक एग्जाम्पल आपके सामने है। एक्चुअली प्रवाल निर्मित द्वीप होते क्या हैं कि प्रवालों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो प्रवाल जो है वो माने जाते हैं कि बहुत अच्छे सूचक होते हैं तापमान के। ये क्या होता है, ये वाइट कलर के होते हैं। ये अकेले नहीं रह पाते क्योंकि वाइट कलर के होने के नाते जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाते और इससे इनका भोजन नहीं बन पाता। इसीलिए ये प्रवाल जो है अपने दोस्त को ढूंढते रहते हैं, मतलब कोई ऐसा मिल जाए जो इनके ऊपर रह सके और इनको भोजन दे सके। तो म्यूचुअलिज्म का एक उदाहरण है कि एल्गी जो है वो प्रवाल के ऊपर अपने आप को स्थापित करता है। और एल्गी जो है अलग अलग कलर की होती है, जैसे रेड कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की हो सकती है ना। तो वो एल्गी क्या होती है, वो भोजन बनाती है फोटोसिंथेसिस से और प्रवाल को भी खिलाती है। लेकिन अगर समुद्र का तापमान बढ़ा, समुद्र का तापमान जैसे ही बढ़ेगा वो एल्गी प्रवाल को छोड़ करके फिर से कोरल्स को छोड़ करके चली जाएगी। और जब कोरल्स को छोड़ करके चली जाएगी तो समय पे अगर कोरल को दूसरा कोई मित्र नहीं मिल गया तो कोरल की डेथ हो जाती है। अच्छा, कोरल के बारे में यह बात कहा जाता है कि ये जब मरते हैं तो ये जहां इनके बहुत सारे पूर्वज मरे हुए हैं इन्हीं पर आसपास जाकर के मर जाते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट की एक चट्टान जैसी बहुत सारे साल, बहुत दिनों में, हजारों लाखों वर्षों में जो है एक ऐसा द्वीप बनता चला आता है। और जैसे ही इसका ऊंचाई जमीन से, मतलब ये जल से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो हम इसे द्वीप कहने लगते हैं। और क्योंकि ये प्रवालों से बना हुआ था हम इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप के मैक्सिमम जो द्वीप हैं वो कैसे बने हैं, प्रवाल से बने हैं। जबकि बे ऑफ बंगाल के, बंगाल के खाड़ी के जो द्वीप समूह है वो किससे बने हुए हैं, वो बने हुए हैं ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, ठीक है, लावा फैलता है, बाद में सॉलिडिफाई कर जाता है, जम जाता है, और जिस समय वो जमते जमते वो जल से ऊपर आ जाता है हम उसे द्वीप कहते हैं। तो आपको बे ऑफ बंगाल में ऐसे द्वीप मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये एकदम आसान सा प्रश्न, ठीक है, इससे आसान प्रश्न कौन सा ही होगा। आप मुझे फटाफट बताइए, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट बताइए। बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा। तो मैकमोहन रेखा पूछ रहा है, ठीक है, आप यहीं पर डूरंड रेखा को याद रखिए, मैकमोहन रेखा को याद रखिए और रेड क्लिफ रेखा को याद रखिए, ठीक है। तो सर, मैकमोहन रेखा की जब बात करते हैं तो कौन से देश के साथ जाता है, चाइना के साथ जाता है, ठीक है। म्यांमार के साथ हमारा नेचुरल बॉर्डर है, कोई भी वैसा अलग कोई बॉर्डर नहीं बना है, नेचुरल बॉर्डर म्यांमार के साथ बना है। म्यांमार के साथ एक अच्छा प्रश्न आपके लिए आता है कि ये जो म्यांमार देश है ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप इस वाली जो राज्य को देख रहे हैं ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। और उसके बाद बच्चे आप याद रखिएगा, न मा मी, 3 राज्य आप इसके साथ, गलती करते हैं बच्चे बहुत सारे। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये वाला फिर नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड के बाद मणिपुर आएगा और मणिपुर के बाद मिजोरम आएगा। और मिजोरम के बाद जो है अगर देखा जाए तो मिजोरम के बाद यहां पर फिर त्रिपुरा आता है। तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और ये 1 राज्य और 2 राज्य, 3 राज्य और 4 राज्य, ये चारों राज्य जो है वो म्यांमार के साथ हमारे बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। यहीं पर आपको एक दीफू दर्रा मिलता है, आप याद रखिएगा, दीफू दर्रा जो है वो म्यांमार के साथ व्यापार में काम आता है, ठीक है।
तुजू दर्रा भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, अलग ही दर्रों में अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अगर म्यांमार के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो म्यांमार के बारे में इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। म्यांमार के बारे में एक जरूरी बात और ध्यान रखने वाली है कि जैसे मान लीजिए ये म्यांमार का एरिया है, तो म्यांमार का जो अंतिम बिंदु है वो है कोको आइलैंड, ठीक है, कोको आइलैंड। और आपका एक प्रश्न है, अभी आप खोज करके बताइएगा, नहीं आता है तो ढूंढ करके, और आता है तो ऐसे ही बता दीजिएगा। तो कोको आइलैंड है, और कोको आइलैंड के बाद फिर चालू होता है, स्टार्ट होता है वो क्या कहते हैं, अंडमान। अंडमान के बाद फिर निकोबार, ठीक है ना। तो नॉर्थ अंडमान होता है, मिडिल अंडमान होता है, साउथ अंडमान होता है, ठीक है ना। ये जो लिटिल अंडमान होता है, तो ये जो अंडमान और म्यांमार के बीच का एक चैनल है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या अंडमान को निकोबार से कौन अलग कर रहा है, तो आपने कहा था 10 डिग्री अलग कर रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही कोको आइलैंड को अंडमान से कौन सा चैनल अलग कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नहीं है तो फैक्ट है, पूछा जाता है, कॉपी में नोट करिए, जाइए सर्च करिए और वहां पर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेपाल के बारे में, तो हमारे पास नेचुरल बॉर्डर ही है, ठीक है। बांग्लादेश देखते हैं, तो रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ लाइन हमारे भारत और पाकिस्तान, एक समय में वो बांग्लादेश के साथ भी थी, ठीक है, जब पाकिस्तान का वो हिस्सा हुआ करता था। अभी हम केवल इतनी बात याद रखेंगे, रेड क्लिफ किसके साथ है, हमारे साथ पाकिस्तान, और पहले ये बांग्लादेश के साथ भी थी, चाइना के साथ मैकमोहन। आप यहाँ पर डूरंड याद रखेंगे, डूरंड, डूरंड किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान विदेशी देशों में ऐसा देश है जो सबसे कम बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है, मात्र 106 किलोमीटर। अगर आप मैप को थोड़ा सा देखेंगे, मैप को अगर आप देखेंगे, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं कि अगर इस मैप को आप देखेंगे तो इस मैप में ये वाला जो रीजन है, ये वाला, दिस वन, पाकिस्तान के बाद ये, तो ये 106 किलोमीटर का रीजन है जो अफगानिस्तान हमारे साथ शेयर करता है, ठीक है। ये बॉर्डर ऐसे आकर के यहां मिलेगा, और इसी के बगल में आपको कई पास मिलेंगे, जैसे कि आपको मिंटका पास मिलेगा, इस पे आपको अघील पास मिलेगा, काराकोरम पास मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको लनकला, छांगला, इमिशला, ठीक है, बहुत सारे दर्रे आपको मिलते हैं, सब प्रश्न में पूछे जाते हैं। अभी बस इतना याद रखें कि सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला हमारा विदेशी देश, मतलब कौन सा दूसरा देश है जो हम भारत के साथ सबसे कम बाउंड्री साझा करता है, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। तो चलिए फटाफट एक प्रश्न का उत्तर दीजिए ना फिर आप लोग, कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, आपको दिख रहा होगा। पाकिस्तान ने साझा किया, अफगानिस्तान ने साझा किया, चाइना ने साझा किया, ठीक है, नेपाल ने साझा किया, भूटान ने साझा किया, म्यांमार ने साझा किया, ठीक है। तो प्लीज बताइएगा कौन है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। एकदम आसान सा प्रश्न, और अभी अभी बताया, अब इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बताइए, आपको तुरंत जवाब देना चाहिए। नहीं है तो मैप ओपन करिए और मैप में देखिए इस चीज को, ठीक है। कितने राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा साझा होती है, म्यांमार की सीमा साझा हो रही है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ना फॉर नागालैंड, मी फॉर मिजोरम, ना मा फॉर मणिपुर, और मी फॉर मिजोरम। 1, 2, 3 और 4 राज्य के साथ, ठीक है। आपके संतुष्टि के लिए ये मैप भी हम ले आए हैं। ये इधर म्यांमार है, और अगर ये म्यांमार है तो आप देख रहे होंगे ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये आपको नमामि, ध्यान रखिएगा, नमामि शब्द याद रखेंगे तो आपका ये क्रम गड़बड़ नहीं होगा। बहुत इजी है, जो इस वाले राज्य को आप याद नहीं कर पाते। आप देखिए ना, ये ए आकार का जो बन रखा है वो क्या है, असम है। आराम से ना थोड़ी देर समय दे करके इसे देखा करिए, मैप को देखा करिए, ठीक है। और असम के ही बीच में ये मेघ जैसा, बादल जैसा बन रखा है, मेघालय, ठीक है। और सर ये आपको मिल जाएगा नमामि, ये मिल जाएगा त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ, किससे, बांग्लादेश से, ठीक है। यहाँ शिलोंग, ये जो मेघालय है ना, यहीं पर एक पठार पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं शिलोंग का पठार, या इसे ही हम लोग मेघालय का पठार कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये यहाँ पर मेघालय का पठार है। यहाँ पर इस वाली जगह पर ना एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल पहाड़ियां। राजमहल पहाड़ी ऐसा माना जाता है कि जो सतपुड़ा रेंज है उसकी बढ़ती हुई, मतलब ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो है पश्चिम बंगाल, झारखंड,
वाले रीजन में मिलती है। सर ऐसा माना जाता है कि ये राजमहल पहाड़ी पहले यहां तक पूरी फैली हुई थी, लेकिन क्या हुआ समय के साथ क्या हुआ कि इरोड कर गया, ये वाला एरिया जो है वो इरोड कर गया, टूट गया, और इरोड होने के साथ साथ यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है वो बहुत बड़ा मैदान बन गया, ये पूरा का पूरा मैदान बन गया। तो जरा सा देखिए, यहां पर लिखा हुआ है गारो राजमहल, यहां राजमहल, और यहां पर मेघालय पर आपको 3 जनजातियां, 3 पर्वत भी मिलते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये गारो पहाड़ी हो गई, ये राजमहल पहाड़ी हो गई। गारो और राजमहल पहाड़ी के बीच में ये गैप है, इसको हम लोग कहते हैं गारो राजमहल गैप, या कभी कभी इसी का नाम माल्टा गैप के नाम से जाना जाता है। पेपर अगर पूछे कि माल्टा गैप किन 2 पर्वतों के बीच में है, या किन 2 पठारों के बीच में है, या किन 2 चीज के बीच में, तो शिलोंग पठार मतलब मेघालय और राजमहल पहाड़ियों के बीच में एक जो गैप बन गया है उसे क्या, कौन सा गैप कहते हैं? माल्टा गैप कहते हैं। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, फैक्ट है, याद रखिए, कहीं पे ढूंढ लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहां पर स्थित है? आसान सा प्रश्न है, अभी बताया था ज्वालामुखी निर्मित द्वीप कहां है। तो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हमारे पास अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार में देखें तो एकमात्र जो सक्रिय, कहां जा रहे हो भाई, एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वो भारत में बैरन आइलैंड माना जाता है, जो कि अंडमान में है। इसकी लोकेशन अगर आपको ट्रेस करनी हो तो आपके लिए ये मैप है, आप इसे देखिए, यहां पर इस वाली जगह पर बैरन आइलैंड ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, और ये लिटिल अंडमान है। साउथ अंडमान में एक जरूरी बात याद रखिए, पोर्ट ब्लेयर, उसकी राजधानी, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो यहीं पर है। चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं आपके काम का। यहां पर 3 पहाड़ियां हैं, जैसे कि एक पहाड़ी का नाम है सैडल पीक, ठीक है ना, दूसरी पहाड़ी मैं ऐसे ही बोल देता हूं माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। अंडमान से निकोबार तक पूरा देख लेना भाई। एक हम बोल देते हैं माउंट दियावोलो, सैडल पीक, माउंट थुलियर और माउंट दियावोलो। आप मुझे यह बता दीजिएगा कि कौन कहां अवस्थित है, कौन सी चोटी कहां अवस्थित है, और इसका ना उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, उत्तर मतलब ऊपर से नीचे की ओर क्रम क्या है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये तीनों पहाड़ियां, सैडल पीक, माउंट थुलियर और माउंट दियावोलो। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इसी के साथ एक फैक्ट और मुझे वहीं पर बता दीजिएगा, या लिख जरूर लीजिएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक, प्लीज आप इसे ध्यान रखिएगा। ओनली एक्टिव है कहां पे है, अंडमान में है। ठीक है, बारेन आइलैंड। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री जल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है? आसान सा प्रश्न है, बात हो चुकी है, 10 डिग्री चैनल बात हो चुकी है। ठीक है, तो इस पे समय नहीं देना है, बिल्कुल भी समय नहीं देना है। अगर ऐसे प्रश्नों पर भी दोबारा समय देंगे तो समय भी तो बुरा मान सकता है। तो अंडमान और निकोबार, ठीक है, तो आप मुझे बताइए जरा सा, ये नहीं, छोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे पता करने के लिए पता कर लीजिएगा आप चाहें तो। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसलिए बहुत बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए दिया भी गया है कि ये आपका 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, यहाँ पर लिटिल अंडमान, अंडमान का सबसे नीचे वाला पोर्शन, ठीक है ना, और ये ध्यान रखना हमेशा, ये नॉर्थ है, ये मिडिल है, ये साउथ है, ये लिटिल है। ठीक है, और लिटिल और कार निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग्म जो है पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? मतलब वो ये पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, मतलब ये भारत है तो भारत की ये पूर्वी राज्य, सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम में। ये तो दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है, आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के बीच में लगभग कितने डिग्री का, मतलब कि 1 डिग्री बराबर अगर 4 मिनट माना जाए तो
15 चौको 60, 30 डिग्री का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उगता है और गुहार मोती में मतलब कि गुजरात के अंतिम बिंदु में 2 घंटे बाद। कई बार प्रश्न पूछा है, अभी केवीएस में भी आया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी बिंदु, इसका भारत के पूर्वी बिंदु जिसका नाम किबिथु है, ठीक है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है और यहाँ गुहार मोती है। तो इस तरह से किबिथु और गुहार मोती के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है देशांतर का, और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। 30 डिग्री देशांतर अंतर है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कुल मिला के 120 मिनट होगा। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे आ जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो मिनट में 120 और घंटों में 2 घंटे का अंतर होता है। किबिथु सबसे पूर्वी हिस्सा है और गुहार मोती जो है सबसे पश्चिमी हिस्सा है। तो अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान आपका उत्तर होगा। प्लीज यहां ध्यान रखना, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, तो पहले पूरब वाले को लिखना, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश को लिखना, और फिर उसके बाद राजस्थान नहीं होगा, गुजरात होगा, ये प्लीज, ठीक है। एक ऑप्शन अगर यहीं पर बना देता ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, लिख देता गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो पहले पूछा क्या है? पहले पूर्वी पूछा है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। पहले पूर्वी लिखेंगे फिर पश्चिमी लिखेंगे, ठीक है। आपके लिए मैप भी उपलब्ध है, ठीक है। देखिए ये भारत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। इस वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। इस वाले बिंदु को बोलते हैं जो अंडमान निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में, इंदिरा पॉइंट। इसे हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं जो उसका मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। तो हमारा पूरा भारत जो है वो 6 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ साउथ फैला हुआ है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स मतलब कि 25 मिनट ये जो है पूरब से पश्चिम फैला हुआ है। एक जानकारी ऐसे ही बता देते हैं, कभी कोई पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल विस्तार जो है पूरब पश्चिम अधिक है या उत्तर दक्षिण अधिक है, तो ये ज्यादा है ये कम है। ये लगभग 2900 कुछ किलोमीटर है और ये लगभग 3200 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसका मतलब है इसका विस्तार ज्यादा है और इसका विस्तार कम है। पूर्वी बिंदु आप याद रखिएगा किबिथु अरुणाचल प्रदेश, गुहार मोती, ठीक है, ये गुजरात, और इंदिरा कॉल जम्मू एंड कश्मीर मतलब वर्तमान में लद्दाख, और यहां पे हम लोग देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट मतलब ग्रेट निकोबार मतलब निकोबार में, और ये कन्याकुमारी बराबर मुख्य भूमि का केप ऑफ कैमोरीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट बताइए इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप क्या लगाएंगे? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नंबर 1, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर की अपेक्षा अधिक है। समझने की कोशिश, ये क्या कह रहा है कि भारत की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, मतलब ऐसी ज्यादा है ऐसी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब स्टेटमेंट सही है गलत है बताइएगा। और भारत का जो मानक समय रेखा है, मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पर है, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा, ये अथवा ये। बताइए ए बी या सी या डी में से आप क्या जवाब लगाना चाहेंगे? क्या एक स्टेटमेंट सही है केवल, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, या केवल पहला सही है, या केवल दूसरा सही है? एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो सर हमने आपको बताया था कि ये 68.7 68.7 मतलब 68.7 97.25 37.6 और यहां पर ग्रेट निकोबार में जाएंगे तो 6.45 और 8.4 यहां पे। सर ये जो है इधर देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है और ऐसे देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है, तो उत्तर दक्षिण ज्यादा लंबा है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ये वाला पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कहा गया है भारत का मानक समय रेखा, आप सभी लोग जानते हैं भारत का मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री है। एक प्रश्न है बच्चों, बताओ फिर भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होके गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है? ये वाली 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होके गुजरती है? चलो मैं बता देता हूं कि 5 राज्यों से होके गुजर रही है, आप मुझे इनके नाम बता दीजिए फिर।
पांचों राज्यों के नाम। अगर नहीं आता वीडियो को रोकिए और सर्च करिए, गूगल बाबा से पूछिए, मैप पे देखिए और नोट भी करिए और साथ में कमेंट भी करिए। ठीक है, बताइए इसके बारे में बताइए। ये आपका एक अच्छा प्रश्न होगा, कई बार पूछा जाता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। ऐसे ही ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये सब कुछ अच्छे प्रश्न हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप अगले प्रश्न का जवाब दीजिए और ढूंढ करके कमेंट वमेंट करते रहा करिए, मतलब बताया करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, यहाँ पे केवल परीक्षाओं के प्रश्नों पे ही चर्चा हो रही है, तो सब आपके काम का है। जो नहीं आता उसे याद करिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है, मतलब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्या पश्चिम बंगाल की चीन की सीमा बनती है? ठीक है, मैप को ऑब्जर्व करोगे तो याद रहेगा। क्या सिक्किम के साथ चीन की सीमा बनती है? क्या हिमाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा बनती है? और क्या उत्तराखंड के साथ चीन की सीमा बनती है? तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैप को देखिए। केवल एक राज्य, अगर पश्चिम बंगाल को ध्यान दीजिए, मतलब कि मैं कह रहा हूं सर इधर ध्यान दीजिए। पश्चिम बंगाल पे अगर आप आए तो पश्चिम बंगाल के साथ भूटान की सीमा तो है, नेपाल की तो है, बांग्लादेश की तो है, लेकिन क्या चाइना की है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो पश्चिम बंगाल गलत जवाब होगा। एक को अगर काट दें, ये भी उत्तर गलत, ये भी उत्तर गलत, एक ही बचा बस। 2, 3 और 4। देख लेते हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में। सिक्किम पे तो आपने कई बार पढ़ा है, सिक्किम के साथ इधर चाइना हो गया, भूटान हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। और फिर उत्तराखंड, ये चाइना है। हिमाचल प्रदेश शिवकिला दर्रे से व्यापार होता है खूब, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आप इस बात को समझ गए कि जैसे ही अगर आपसे पूछे कि सिक्किम राज्य क्या चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यहां पर आपको चाइना दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी प्रश्न है, मतलब ये समझिए कि मैप को अगर आप समझना स्टार्ट कर दीजिए, अगर मैप पर थोड़ा सा समय देना स्टार्ट कर दीजिए, तो ज्योग्राफी आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी। तो ये क्वेश्चन भी अब आपके लिए आसान हो गया होगा कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो चीन के सीमा को स्पर्श करता है। तो भाई पश्चिम बंगाल नहीं करता है, और इसी से इलिमिनेट करते हुए हमें उत्तर मिल गया। और तीनों को देखा तो हम लोगों ने यह भी देखा कि बिल्कुल ये तीनों करते हैं। अब यहां से अगर एक प्रश्न बना लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चाइना की सीमा को स्पर्श करते हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चाइना की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो सर ये एक अलग प्रश्न बन सकता है। सर यहाँ पर आपको लद्दाख मिल गया, ये आपको हिमाचल प्रदेश मिल गया, ये आपको उत्तराखंड मिल गया, 3 राज्य वहां हो गए। सिक्किम मिल गया, ये चौथा। अरुणाचल प्रदेश मिल गया आपको 5वां। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो चाइना की सीमा को कवर करते हैं, ठीक है। हाँ, पूछा, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे पूछ लेगा कि नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य की सीमा बनती है। देखो उत्तराखंड बन रही है, देखो उत्तर प्रदेश बन रही है, बिहार बन रही है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल बन रही है, और साथ में ये सिक्किम बन रही है। आपसे ये पूछ लेगा कि नेपाल के साथ कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है। आपको यूपी और बिहार में कंफ्यूजन होगी, बिहार इसका वैसे उत्तर है, ठीक है, कि सबसे बड़ा सीमा बनाने वाला नेपाल के साथ राज्य कौन सा है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य बनेगा, वेस्ट बंगाल मिला, कंफ्यूज मत हो जाना, सिक्किम नहीं है प्लीज, वेस्ट बंगाल मिला। सब ये देखो वेस्ट बंगाल ऐसे ही बगल बगल से पूरा फैला हुआ है। फिर उसके बाद आपको असम मिल जाएगा, फिर आपको मेघालय मिल जाएगा, फिर आपको देखो त्रिपुरा मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। अरे हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वही क्वेश्चन आ भी जा रहा है तुरंत का तुरंत, थोड़ा इसको देर में आना चाहिए था, बट ठीक है। चलिए बताइए, कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। बहुत से लोग मित्र पर गमछा झार ऐसे करके बहुत सारी चीजें याद करते हैं, मैप ऑब्जर्व जो नहीं करते वो रट्टा मारने पर विश्वास करते हैं, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, राजस्थान है, ठीक है। देखते हैं, फटाफट आप बताइए, छत्तीसगढ़ है कि नहीं है? मिजोरम है कि नहीं है? वैसे आप मित्र भी याद किए हैं तो मिजोरम त्रिपुरा तो है ही। राजस्थान है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मैप पे ऑब्जर्व करिए, देखिए रटने का ज्यादा ध्यान मत दिया करिए, ये पूरा एकदम मैप आपके सामने रखा हुआ है। ये गुजरात से जा रही है, थोड़ा सा राजस्थान को टच कर रही है, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये फैला हुआ छत्तीसगढ़ जो कि 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और फिर यहां से ये गई कहां, झारखंड, झारखंड के बाद कहां, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के साथ भी और राजस्थान के साथ भी ये सीमा साझा करती है। तो अब आपको मिल गया, छत्तीसगढ़ के साथ भी है, राजस्थान के साथ भी है, तो ऑल है क्या कहीं? सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नोट करना सीखिए।
नोट करेंगे, सीखेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे ना। एक दिन में अगर 5 भी क्वेश्चन नए बनते हैं तो धीरे धीरे आप सही दिशा में जा रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की सीमा को स्पर्श करता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन से राज्य अन्य देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? यहाँ पे अन्य लिख लीजिए। अन्य का मतलब है सिक्किम के साथ क्या दूसरे देश की सीमा लगती है? बिल्कुल लगती है। पश्चिम बंगाल के साथ क्या दूसरे देश की सीमा लगती है? बांग्लादेश की लगती है। ठीक है। मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ लगते हैं। ठीक है। असम के साथ क्या दूसरे देश की सीमा लगती है? तो सर बांग्लादेश की लगती है। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि असम जो है, ये आपका असम का एरिया है। असम यहां पर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ साझा करी, सिक्किम के साथ विदेशी सीमा है ही। तो आपका जो उत्तर होगा वो एक तरह से देखा जाए तो सभी, कहीं है 1 2 3 और 4, कहीं है 1 2 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन से राज्य अन्य देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? मणिपुर, मिजोरम, असम, सिक्किम। तो चारों होने चाहिए। देख लेते हैं। सिक्किम से तो आप संतुष्ट हैं कि सिक्किम जो है वो करता है। पश्चिम बंगाल पे ध्यान दीजिए बस, इधर बांग्लादेश है ना, तो अन्य देश की सीमा तो बिल्कुल करता है। असम भी करता है, इधर और इधर दोनों तरीके से। ऑप्शंस में दिक्कत है। 1 2 3 4 कहीं है क्या? 1 2 3 4 नहीं, या तो प्रश्नों में कोई समस्या है। अगर ये प्रश्न यही है कि कौन कौन से राज्य अन्य देशों की, राज्य अथवा देशों की सीमा साझा करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। वैसे अगर यही उत्तर है, यही प्रश्न है कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो अन्य देशों की सीमा साझा करते हैं, तो भाई चारों हो जाएंगे। उत्तर होना चाहिए 1 2 3 और 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बढ़िया प्रश्न है। पुदुचेरी 4 राज्यों में फैला, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, 4 जिलों में फैला हुआ है। कहा जाता है पुदुचेरी जो संघ है वो एक दूसरे से अलग 4 छोटे छोटे जिलों में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। पुदुचेरी के सभी जिले, मतलब 4 के चारों जो है वो बंगाल की खाड़ी, मतलब कि भारत के इस वाले रीजन में अवस्थित है। तो आप देखिए जरा सा, पुदुचेरी को जब 4 जिलों में बांटते हैं तो पुदुचेरी को तमिलनाडु में पौंडीचेरी या पुदुचेरी और कराईकल के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको यनम के नाम से जानते हैं, और सर ये केरला में छोटा सा रीजन कहाँ है, माहे के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान रखिए, ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, लेकिन ये वाला तो अरब सागर की ओर है ना। और प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछा है कि सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तट पे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 तो उसके तट पर है, एक जो है वो अरब सागर पर है। तो दूसरा गलत और पहला सही, दूसरा गलत और पहला सही, केवल एक। मैप को ऑब्जर्व करना सीखिए, प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, इनको सीखिए, और जैसे जैसे आप प्रश्न को सीखने लगेंगे आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला, याद करो, यहां से कोको द्वीप को अलग करने वाला चैनल है कोको चैनल। फिर यहाँ पर नॉर्थ अंडमान आया, फिर मिडिल अंडमान आया, फिर साउथ अंडमान आया, पोर्ट ब्लेयर यहीं पर मिला, फिर लिटिल अंडमान आया। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है सर, इन दोनों के बीच में आपको डुंकन पास मिलेगा। चलिए फटाफट, ये रिपीट हो रहा है तो रिपीट हो रहा है तो इस पर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। 8 डिग्री चैनल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मिनिकॉय और मालदीव। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल आपको दिख रहा है, ये 10 डिग्री चैनल, इधर से लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है। कभी कभी पूछ लेगा लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, कभी कभी पूछ लेगा कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है। तो लिटिल कार याद रखेंगे, 10 डिग्री चैनल याद रखेंगे, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्या कह रहा है जरा सा समझिए।
रेडक्लिफ लाइन बता चुके हैं, आसान है, दुनिया में इससे आसान प्रश्न क्या ही आप ज्योग्राफी में पाएंगे। ठीक है, जब से आप जन्म लिए पढ़ना चालू किए तब से आपको ये सब बातें बताई जाती रहती हैं। रेडक्लिफ लाइन अभी हम भी थोड़ी देर पहले आपको बता ही चुके हैं। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, सर ये कहाँ से आ गया? संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ से आ गया? सर भारत और चाइना, मैकमोहन है सर। 3 ऑप्शन को गलत करेंगे तब पर भी आपको ये विकल्प आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आसान प्रश्न है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों करना। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न है? अभी 82.5 डिग्री पे बात हुआ था, 82.29। ठीक है, आप मुझे एक बात याद रखिएगा या मुझे बताइए कि जो देश होते हैं, जो सभी देश होते हैं, हर देश अपनी मानक समय रेखा बनाता है। जैसे भारत ने भी अपनी मानक समय रेखा बना रखी है 82.5 पे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा टाइमलाइन है, जिसकी सबसे ज्यादा मानक समय रेखाएं हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप ये बनाइए कि किस देश की सर्वाधिक है, किस देश की मानक समय रेखा सबसे ज्यादा है। दूसरा ये बताइए कि जो मानक समय रेखा तय होती है वो कम से कम कितने डिग्री पर तय होगी, मतलब एक मानक समय रेखा और दूसरे मानक समय रेखा के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। उससे कम पर कोई भी देश जो है वो अपने मानक समय, मतलब जैसे मानिए कि भारत भी अगर मानक समय रेखा बढ़ाना चाहे तो 82.5 से आगे कितना डिग्री जाएगा, पीछे कितना डिग्री जाएगा। तो कौन सी मिनिमम वो डिग्री है जिसपे मानक समय रेखा को आगे अथवा पीछे किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। नहीं आता है तो कमेंट भी करिएगा कि नहीं आता है, बताएंगे अगले वाले लेक्चर में। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बढ़िया प्रश्न है। पूछा गया है निम्नलिखित दर्रों में से, दर्रो होना चाहिए, दर्रों में से पहचानिए और संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करिए। ठीक है, ये थांगला है भाई, थांगला, लिखने में मिस्टेक हो गई। हल्दी घाटी, वैसे आसान है, आप एक बार कोशिश करिए कि कौन किसके साथ मिला पाएंगे। थांगला कहाँ जाएगा, हल्दी घाटी कहाँ जाएगा, दीफू कहाँ जाएगा और असीरगढ़ का दर्रा कहाँ जाएगा। तो आप एक बार उत्तर करिए, फिर हम आपको इसे समझाते हैं। वैसे बहुत चिर परिचित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आप में से कई लोग इसको मिला रहे होंगे कि हल्दी घाटी राजस्थान से मिलेगा, मतलब 2 का डी, अगर 2 का डी देखा जाए तो अब आपके एक ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन कट गए, ये बचा अथवा ये बचा। ठीक है, आपने अगर दीफू भी पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश में है तो 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा तो उत्तर आपको मिल चुका है। अगर आप 3 का ए कह देंगे तब पर भी आपको उत्तर मिल चुका है। मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये आपके लिए कुछ दर्रों के डिटेल हैं, आप इन्हें आसानी से, एक बात ध्यान रखिए, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे टीसीएस पाठशाला के नाम से है, टीसीएस पाठशाला के नाम से है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आपको अपने काम की चीजें वहां से नोट करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, ये बहुत सारे दर्रे हैं, आप इन्हें प्लीज ध्यान रखिएगा। जैसे इनमें से बहुत जरूरी में से ये आपसे पूछा गया है, मिंटका, अघील, काराकोरम, ठीक है, खारदुंगला, फोटुला, पेंसिला, जेलिपला, जोजिला, बुर्जिला, ठीक है ना, ये सब खूब क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, बारालाचाला बहुत जरूरी है, चेनाब नदी जो है बारालाचाला से ही संबंधित है। शिवकीला, सतलज नदी। रोहतांग की बात करेंगे तो ब्यास और रावी नदी इसी से संबंधित है। ठीक है, माना नीति लिपू, यहाँ पे नीति और लिपू तीनों उत्तराखंड पूछे गए हैं। नाथुला, जेलेपला और यहाँ पर नाथुला, जेलेपला और नाकुला तीनों सिक्किम के हैं, प्लीज आप इन्हें याद रखिएगा। बनिहाल याद रखिएगा, पीर पंजाल याद रखिएगा, जोजिला याद रखिएगा, बुर्जिला याद रखिएगा, पेंसिला याद रखिएगा, फोटुला याद रखिएगा, खारदुंगला याद रखिएगा। ठीक है ना, जिसमें से केवल बनिहाल जो है वो जम्मू कश्मीर में, बाकी सभी लद्दाख में है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो बच्चे यहाँ 3 पास याद रखेंगे, सेला, बुमला और बोमडीला, मतलब सेला ये हो गया सेला और फिर ये हो गया बोमडीला, यहाँ पे हो जाएगा बुमला। सेला, बुमला और बोमडीला, ये तीनों पास आप यहाँ पे याद रखिएगा। दीफू याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये सब ऐसे पासेज हैं जिनको याद करना ना जरूरी है। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा और आप इसे नहीं कर पाएंगे तो आपको पछतावा होगा। ठीक है, और ऐसे ही जैसे आप लोग देखते हैं भोर घाट, ठीक है, ऐसे ही थाल घाट, फिर देखते हैं पाल घाट,
ठीक है, यहाँ पर सेनकुट्टा देखते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं। असीरगढ़, असीरगढ़ अकबर के बारे में पढ़े होंगे, तो असीरगढ़ को साउथ का दरवाजा कहा था। असीरगढ़ मध्य प्रदेश में है, ठीक है, असीरगढ़ मध्य प्रदेश में। और बस हल्दीघाटी आप राजस्थान में हो ही गए, इतने से उत्तर मिल जाएगा। ये पासेस को ध्यान रखिएगा। उत्तर तो आपको वैसे भी मिल गया था, असीरगढ़ जो है मध्य प्रदेश में चला जाएगा, और फिर उसके बाद ये थांगला जो है आपका एक लद्दाख में चला जाएगा। डन। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर आप दीजिए पहले, फिर हम आगे बताएंगे। कुछ पहाड़ियां हैं, इस पे बहुत सारे प्रश्न करेंगे अगले वाले सीरीज में। अगले वाले सीरीज में इस पे बहुत प्रश्न हैं और खूब आते हैं, ठीक है। आपको आनंद भी आएगा कि याद हो रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें ध्यान रखिए। भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करिए, मतलब वो कहाँ कहाँ हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है। दक्षिण, दक्षिण मतलब सबसे नीचे, उत्तर मतलब ऊपर, तो नीचे से ऊपर की ओर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा पा रहे हो तो कैलाश आपको दिख रहा होगा, कैलाश मतलब मानसरोवर मतलब बहुत ऊपर। धौलागिरी मतलब नेपाल आप जा रहे होंगे। विंध्यन मतलब आप चले जा रहे होंगे मध्य प्रदेश के आसपास। और डोडा बेट्टा अगर आप बात की जाए तो अन्नामलाई पे चले जाएंगे, मतलब नीलगिरी के भी नीचे, ठीक है। हालांकि पूरे मैप में अगर चीजों को थोड़ा देखा जाए तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं कि ये जैसा भारत को डिवाइड करते हैं, तो यहां से ये जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहां पर मिलता है तो यहीं पर नीलगिरी है, ठीक है। फिर आपको अन्नामलाई, यहां पे अगस्त्यामलाई मिलती है। यहीं पर डोडा बेट्टा है। डोडा बेट्टा मतलब जो दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहां पर आपको क्या मिलता है, आपको विंध्यन मिलती है, विंध्यन। और विंध्यन की जो सबसे पूर्वी वाली रेंज है इसे कैमूर कहा जाता है। विंध्यन पर्वत जो कि अब ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण में है, मतलब विंध्यन और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण में माना जाता है। अरावली, अरावली गुजरात राजस्थान से होते होते दिल्ली तक जाता है, जिसे दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। तो अरावली पर्वत जो है ये वलित पर्वत था, अब बहुत टूट चुका है। सबसे प्राचीन पर्वत भारत में यही है वर्तमान में। ये विंध्यन हो गया। और यहां पर सर आपको सतपुड़ा मिल जाएगा। सतपुड़ा को भी अलग अलग भागों में अगर डिवाइड करें तो सतपुड़ा को भी हम लोग सतपुड़ा को भी अगर हम लोग देखें तो ऐसे 3-4 भागों में डिवाइड करते हैं। यही सतपुड़ा का आगे वाला राजमहल है और यहाँ पर मेघालय वाला पठार मिलेगा। इसके बाद सर आपको अजंता मिलेगी, सतमाला मिलेगी, बालाघाट मिलेंगे, हरिश्चंद्र मिलेंगे, बहुत सारी रेंजेस मिलेंगी, ठीक है, जिन्हें आपको याद करना होता है। सर थोड़ा सा यहाँ पर अगर आए तो हम आपको दिखाते हैं कैलाश। कैलाश आपको यहाँ पर मिलेगा। और कैलाश के बाद आपको कौन सा ऑप्शन देखना था, डोडा बेट्टा, धौलागिरी और विंध्याचल। तो धौलागिरी आपको नेपाल वाले रीजन में मिलेगा। डोडा बेट्टा अगर आप देखेंगे तो डोडा बेट्टा यहां पर आपको मिलेगा जो सबसे नीचे है, ठीक है। और धौलागिरी आपको मिल ही गया, बचा कौन सा, एक और था, कैलाश, धौलागिरी, विंध्याचल। विंध्याचल ये विंध्यन की पहाड़ी में आपको ही मिल जाएगा यहां पर। तो देखिए 1 2 3 4, सबसे नीचे कौन आएगा, डोडा बेट्टा, सबसे नीचे डोडा बेट्टा, फिर आएगा विंध्यन, फिर आएगा धौलागिरी और फिर आएगा कैलाश। धौलाधार अलग है, धौलाधार पीर पंजाल वो अलग है, धौलागिरी पर्वत ये अलग है। प्लीज आप इसे ध्यान रखेंगे। अब आपको उत्तर मिल गया होगा कि सर सबसे नीचे डोडा बेट्टा होगा, डोडा बेट्टा के बाद आपको विंध्याचल मिलेगा, ठीक है ना। डोडा बेट्टा के बाद विंध्याचल मिलेगा, फिर धौलागिरी और फिर कैलाश मिलेगा। उत्तर हो जाएगा बी। ऑब्जर्व नहीं करोगे, रट के रखोगे तो गलती होनी तय है, ध्यान रखना भाई। चलिए आसान सी पहाड़ी, आसान सा क्वेश्चन। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किस संरचना का हिस्सा है। आप में अगर पढ़ाई सच में करी होगी तो आप ध्यान रखिए, आप जब बात करते हैं भारत के डिवीजन के बारे में तो आप यहाँ पर जब बात करते हैं सतमलना की बात करते हैं, आप अजंता की बात करते हैं, सतमाला की बात करते हैं, आप यहाँ पे कलसूबाई की बात करते हैं, आप बालाघाट की बात करते हैं, आप हरिश्चंद्र की बात करते हैं, आप यहाँ पर सिमोगा की बात करते हैं, आप यहाँ बाबा बुदान की बात करते हैं, आप यहाँ ब्रह्मगिरी की बात करते हैं, यहाँ पर नीलगिरी पर्वत देखते हैं, और यहाँ पर आप जो है अगस्त्यामलाई अन्नामलाई देखते हैं, डोडा बेट्टा यहाँ पर देखते हैं, ये अगस्त्यामलाई हो जाता है। ऐसे ही आपको मिलता है क्या, सेवराय, फिर जिंजी, जावेदी, ठीक है ना, पालकुंडा, वलीकुंडा, ऐसे करके बहुत सारे पर्वत मिलते हैं। थोड़ा सा भी दिमाग में है तो आसानी तो पूछा है, पूर्वी घाट में है कि पश्चिम घाट में है, नीलगिरी में है नहीं, पश्चिमी घाट में है नहीं, सर कहाँ है,
पूर्वी घाट। आपके संतुष्टि के लिए हम ये मैप भी लेके आए हैं। आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, अजंता, सतमाला, बालाघाट ना, ये सब उधर है। और यहाँ पर देखिए वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, जावेदी, सेवेरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, वर्षांत, ये क्रम ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, तो प्लीज आप इन्हें ध्यान रखेंगे। मैप को देखा करिए तो कहां पर फोकस करना है, ये प्रश्न खूब बनते हैं। 4 दे देगा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर, इधर दे देगा, ठीक है, कभी कभी इनके बीच का दे देगा। थोड़ा सा मन लगा करके इन्हें ध्यान दीजिए, मतलब पढ़िए, सच में पढ़िए, ठीक है। नाम मत करिए, नाम करने से परीक्षा नहीं निकलेगी। आप खुश हो सकते हैं, आपके घर वाले आपको देख के खुश हो सकते हैं, रिश्तेदार थोड़े बहुत प्रसन्न हो जाएंगे जब आप कॉपी किताब लेके घूमते रहेंगे, और जब आप फेल हो जाएंगे तो वही मजा लेंगे आपका। बुमला, सेला और बोमडिला, बुमला, सेला और बोमडिला, बुमला, सेला और बोमडिला, नाकुला, नाथुला और जेलेपला, सिक्किम, माना नीति लिपू, उत्तराखंड, बनिहाल, जम्मू कश्मीर, फोटुला, पेंसिला, जोजिला, बुर्जिला, खारदुंगला, लद्दाख, मिंटका, अघील, काराकोरम, सब कहाँ है, लद्दाख, इमिसला कहाँ है, लद्दाख, लनकला, छांगला कहाँ है, लद्दाख, ठीक है सर। ये कुछ पासेस भी आपके लिए दे रखे हैं, वही इमेज, ठीक है। चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, पहाड़ियां कहाँ स्थित है, पहाड़ियां कहाँ स्थित है। मैप देखिए, मैप ओपन करिए, मैप लेके बैठा करिए ज्योग्राफी की क्लास में। गारो खासी जयंतियां बताए थे, मेघालय, ठीक है। तो पूछा है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। मिकिर, रेंगमा, रेंगमा, मिकिल, सारामती, ब्लू माउंटेन, फांगपुई, ठीक है, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, याद रखना होगा, पढ़ना होगा। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, कांगटो अरुणाचल प्रदेश में है, रेंगमा और मिकिर असम में है, सारामती नागालैंड में है, फांगपुई, लाईमटोल, ब्लू माउंटेन, समझ रहे हैं, बेटलिन शिप। आपको पढ़ना पड़ेगा तब चीजें याद होगी। आसान नहीं है, आसान मतलब कठिन नहीं है, उतनी आसान भी नहीं है जितनी आप मतलब सोचते हैं कि पढ़ेंगे नहीं और सही हो जाएगा। बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, तभी उनको सिलेक्शन मिल रहा है। सर कैमूर तो अभी विंध्यन का बताया था, कैमूर तो सिक्किम में है नहीं। सर तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, उत्तर मिल गया सर, उत्तर मिल गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे, इसको पढ़िएगा जा करके। यहाँ कांगटो है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, सारामती, ठीक है ना, बराइल, गारो खासी जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, बेटलिन शिप, ब्लू माउंटेन, फांगपुई, ठीक है ना, राजमहल, गारो, गैप, मांडा गैप, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तब काम चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलने वाला। फिर बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, उनका काम चलेगा, वो सिलेक्ट होंगे और आप परेशान होंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। कैसी लगी क्लास, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कमेंट जरूर करिएगा जिन क्वेश्चंस को मैंने बताया है। अच्छा कमेंट ना भी करिएगा तो कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। आप लोग का सहयोग बना रहे, बस आप करेंगे क्या, आप इसे लोगों तक पहुंचाएंगे और ज़रूर कॉम्प्लीमेंट में एक बार बताएंगे कि आपने कैसा महसूस किया, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।